नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया की कवरेज। बजट ब्रह्मास्त्र और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। क्या वाकई में बजट में जो उम्मीदें थी क्या वो पूरी हुई? क्या एजुकेशन सेक्टर, औद्योगिक घराना, इसके अलावा आपका चिकित्सा, रूरल डेवलपमेंट, आपका ग्रामीण इलाका, खेती, क्या इन सबको जो चाहिए था वो सब मिला है? सवाल इससे इतर है कि क्या वाकई में जो चाहिए था उतना मिला है या जितना दे सकते थे उतना मिला है? क्योंकि इस बार का जो बजट है वो 6 लाख करोड़ को पार कर चुका है। 6,10,934 करोड़ के आसपास का बजट, जो बीते साल के मुकाबले 55,000 करोड़ से ज्यादा का है। तो ये जो 55,000 करोड़ से ज्यादा है, ये किस सेक्टर के अंदर डिवाइड हुए और क्या वाकई में जो बीते साल का बजट ग्रीन बजट था और उससे बीते साल का जो बजट परिवर्तन बजट था, क्या इस बार का बजट ग्रीन एनर्जी को आगे बढ़ाते हुए, परिवर्तन की राह को आगे बढ़ाते हुए 2030 और 2047 के टारगेट को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है? इस पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद है, लेकिन उससे पहले पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए। योगेश जी, क्योंकि हर बार का जो बजट होता है वो बीते साल के मुकाबले बड़ा होता है, तो हम कह सकते हैं कि भाई राजस्थान का अब तक का सबसे बड़ा बजट है जो 6 लाख करोड़ को क्रॉस कर गया है। इसके अलावा जीएसडीपी के हिसाब से अगर देखें तो ये 21 लाख करोड़ को क्रॉस कर गया है। सवाल मेरा यह है कि क्या जब विधानसभा के अंदर से सब निकल रहे थे, यानी कि सत्ता पक्ष, निर्दलीय और विपक्ष, क्या वो सब खुश थे और वो कह रहे थे कि भाई बजट बहुत अच्छा है, संतुलित है? क्योंकि कैमरे के सामने जो अपोजिशन होता है वो नाकामियां गिनाता है और जो सत्ता पक्ष होता है खूबियां गिनाता है। बिना कैमरे के सब सच बोलते हैं। तो क्या रिएक्शन थे? देखिए, दो तरह की बातें हैं विजेंद्र। 10 स्तंभ जरूर सरकार ने बताए हैं बजट के ज़रिए कि हमने 10 स्तंभों पर इस बजट पर फोकस किया है, लेकिन आप देखेंगे कि अभी कोई बड़ा चुनाव सामने नहीं है, अभी चुनाव में समय है। तो ऐसे में फोकस ये रहा, जैसा मुख्यमंत्री ने बोला कि हमने थोथी घोषणाएं नहीं की, जैसा उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने लोक लुभावन वादे करने के बजाय इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया। हमने कोशिश ये की कि बजट के ज़रिए ठोस काम किए जाएं और जो पुरानी स्कीम्स हैं उनको आगे बढ़ाया जाए, उनको गति दी जाए और साथ ही नई वो स्कीम्स लाई जाएं जो तय समय में पूरी हो जाए। राजकोषीय घाटे की बात हो, उसको लिमिट में लाने की बात हो, बजट का आकार बढ़ाने की बात हो, प्रति व्यक्ति आय की बात हो, सकल घरेलू उत्पाद की बात हो, राजस्थान को टॉप अचीवर बनाने की बात हो और जो उद्योग निवेश का माहौल बने, सिंगल विंडो सिस्टम को और ज़्यादा परिपक्व बनाने की बात हो, ये कई महत्वपूर्ण बिंदु रहे। महिला, युवा, किसान को लेकर फोकस था इस बजट के अंदर और कहा जा सकता है कि बजट के ज़रिए एक विज़न भी पेश किया गया है विकसित राजस्थान को लेकर। वो विकसित राजस्थान जिसका सपना लेकर भजनलाल शर्मा ने शपथ ली थी और इसके साथ ही जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र था उसको लेकर भी काम हुआ है कि 72% घोषणाएँ उस संकल्प पत्र की पहले पूरी की जा चुकी हैं। तो अब आने वाले समय में किस तरह से उन घोषणाओं पर अमली जामा पहनाया जाना है, इसको लेकर इस बजट के जरिए काम होगा। और जो सबसे बड़ी बात, जो विधायकों की डिमांड्स मुख्यमंत्री तक पहुंची थी, वित्त मंत्री तक पहुंची थी, भजनलाल शर्मा से कई विधायक मिले थे और ज़्यादातर जो मांग थी उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात थी सड़क को लेकर। अधिकांश विधायकों ने अपनी डिमांड्स में ये कहा था कि हमें सड़क दी जाए, हमारे विधानसभा क्षेत्र में सड़क दी जाए। तो आपने देखा होगा कि सड़क तंत्र पर विशेष तौर पर फोकस किया गया है कि जिससे हर विधानसभा क्षेत्र को सड़क मिले। मतलब यूँ कहा जा सकता है कि दलगत सियासत से ऊपर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने सर्वांगीण बजट देने का प्रयास किया है। जी, इस बजट को लेकर ये कहा जा सकता है कि आपसे पूछ रहा था कि क्या कैमरे से इतर जो भी विधायक वहां थे उन्होंने मुख्यमंत्री को शुक्रिया कहा कि हमने जो आपसे मांगा आपने हमें दिया है? ये बात सही है विजेंद्र, और हमने तो वो दृश्य भी देखा है जब ना केवल सत्ता पक्ष बल्कि प्रतिपक्ष के विधायक भी मुख्यमंत्री से मिले हैं, उनका आभार जताया है। क्योंकि जो शैली है भजनलाल शर्मा की, वो शैली बिल्कुल अलहदा है।
वो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी से मिलते हैं, सहज सरल उनका स्वभाव है। और यही कारण है कि प्रतिपक्ष के जो विधायक हैं उनको मिलने में कोई बहुत ज़्यादा उनको ऐसा नहीं लगता कि हम हमारे विरोधी दल के मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, सत्ताधारी दल के नेता से मिल रहे हैं। बहुत आसानी से मिलकर अपनी बात कह देते हैं और बहुत आसानी से उनकी बातों को मुख्यमंत्री ग्रहण भी करते हैं, सुनते भी हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरह का आभार हमने सदन के भीतर जो माहौल था बजट के बाद का, योगी शिखा हमारे साथ मौजूद है और उनके साथ मौजूद हैं अलग अलग डिपार्टमेंट विभाग को देखने वाले हमारे सीनियर रिपोर्टर्स। तो शिखा जरा बातचीत कीजिए, क्योंकि एक होता है सत्ता पक्ष, एक होता है विपक्ष और एक होता है रिपोर्टर जो निष्पक्ष होता है। तो जरा उनसे पूछे उनके डिपार्टमेंट्स के लिए क्या कुछ मिला और जो उम्मीदें हम लगातार बता रहे थे बजट कवरेज के दौरान, क्या उन उम्मीदों के आधार पर यह बजट कसौटी पर खरा उतर पाया? विजेंद्र जी, बात बजट की है, लेकिन शुरुआत मैं यहां से करूंगी। कहते हैं कि आपका जो जीवन है वो संयोग से बेहतर नहीं होता, वो बदलाव से बेहतर होता है। अब ये बात मैंने बजट को लेकर क्यों कही वो भी आपको समझा देती हूं, क्योंकि देखिए एक्सपर्ट तो ये भी मान रहे हैं कि जो बजट है इस बात का वो पुराने डर्रे से अलग है। इस बार वैचारिक प्रहार किया गया है। अब अल्पकालिक लोकप्रियता की बात नहीं है, बल्कि बात है दीर्घकालिक स्थिरता की। और जो वैचारिक प्रहार है वो बदलाव के जरिए किया गया, क्योंकि इस बार संपत्ति निर्माण और उत्पादक निवेश पर भी जोर दिया गया है। अब किस तरह से आप एक्सपर्ट से लगातार बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं अलग अलग क्षेत्रों से इन्हें महारत हासिल है, ये कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगा। अपने अपने क्षेत्र के ये एक्सपर्ट्स हैं। शुरुआत करते हैं, बजट को समझते हैं कैसा रहा बजट। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं एसोसिएट डॉक्टर ऋतुराज शर्मा जी। ऋतुराज जी, यूं तो बजट आने के बाद ही बजट पर लगातार हर कोई चर्चा कर रहा है, लेकिन 100 बात की एक बात, 100 लोगों में से 10 लोगों को भी ना पता हो बजट के बारे में ऐसे दिलचस्प तथ्य, क्योंकि कहा गया कि जो संतुलन करना वित्तीय था वो एक चुनौती था। राजस्थान पर लगातार कर्ज के दबाव की बात होती रही है। ऋतुराज जी, कैसे देखते हैं जो राजकोषीय अनुशासन है और पूंजीगत व्यय का संतुलन? देखिए, ये जो संतुलन है इसको लेकर काफ़ी कुछ कहा जाता रहा है और जो आंकड़े हैं उनमें तस्वीर अलग नज़र आती है। और जो डे टू डे में जब चलता है वित्तीय का मामला उसमें तस्वीर अलग आती है। बहरहाल इस बजट की बात करें तो 6.11 लाख करोड़ का बजट है ये, और ये 52,000 करोड़ ज़्यादा का बजट है पिछली बार से। 6,10,956 करोड़ का बजट पेश ये किया है, जो कि पिछली बार का बजट 5,58,596 करोड़ था। तो 6,10,956 करोड़ के इस बजट में अगर राजस्व व्यय की बात करें और राजस्व घाटे की बात करें 32,982 करोड़ 92 लाख संशोधित अनुमान है, और जो आगे का बजट अनुमान है इस साल का वो 24,313 करोड़ रुपये है। तो इसमें ये माना जाएगा कि ये इन्होंने घाटा कम करने की बात कही है। अब इसमें प्राप्ति कितनी होती है और राजस्व कितना बढ़ता है इसके मुकाबले ये देखना होगा, और इसी से वित्तीय अनुशासन बनेगा कि पूरे साल भर कितना खर्चा होता है। जो ओवरऑल तस्वीर है उसमें अगर हम बात करें तो कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को लेकर सबसे ज़्यादा मद में खर्च होता है, और अब जब 8वां वेतन आयोग लगेगा और उसका भी हो सकता है कि कुछ भार 2026 में देखने को मिले। हालांकि जो 8वां वेतन आयोग है वो 2027 से लागू होने की संभावना ज़्यादा बन रही है, लेकिन अगर कर्मचारियों की बात करें तो इसमें उसके लिए 8वें वेतन आयोग के लिए एक रिपोर्ट बनाने के लिए समिति के गठन की बात कही गई है। तो वहीं दूसरी ओर राज्य सेवा अधिकारियों के क्षमता संवर्धन की बात की गई है, और सैलरी अकाउंट पैकेज यह एक नया एक तरह से वादा किया है। और वहीं महिला कर्मचारियों के लिए शिशु वात्सल्य केंद्र खोलने के लिए बात कही गई है, जिससे कि वो चिंता मुक्त होकर कार्य कर सकें। तो ये तमाम नई चीज़ें आती हैं, लेकिन जो वित्तीय स्थिति है जिसमें राजकोषीय घाटा हम कहते हैं कि 72,492 करोड़ है, और जो कि अनुमानित जो होगा वो 79,492 करोड़ होगा। ये देखने की बात है कि इसमें वित्तीय अनुशासन कैसे बनाएगा। बिल्कुल, आपने कहा कि देखने लायक कुछ बातें रहेंगी। हमारे साथ एसोसिएट विकास शर्मा भी मौजूद है। विकास जी, क्योंकि चिकित्सा एक महत्वपूर्ण सेक्टर है, चर्चाएं शुरू हो गई राजममता योजना को लेकर, क्या मिला है चिकित्सा को? देखिए शिखा, जिस तरह से चिकित्सा जो क्षेत्र है वो सरकार की प्राथमिकताओं में रहा है, और उसको आज के बजट के अंदर भी पूरी तरह
कोशिश की गई है कि हर चिकित्सा के भी जो अलग अलग सेक्टर हैं उन सभी को जोड़ा जाए। आप देखिए सबसे जो मेन फोकस इस पे किया गया कि क्या जरूरत है अभी इस वक्त की, और उस जरूरत का कम से कम वित्तीय पोषण करते हुए उनको पूरा किया जाए, इसको इस बजट में पूरा कोशिश की गई। जैसे देखिए आपकी राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल है जेके लोन अस्पताल, और जेके लोन अस्पताल के अंदर जो बर्डन है काम का, उसको देखते हुए वहाँ की सबसे बड़ी ज़रूरत थी, जो कि बच्चों के लिए, मासूम बच्चों के लिए ज़रूरत थी कि वहाँ पर एक आईपीडी टावर बने। बड़ी घोषणा की गई आईपीडी टावर की, और साथ में 500 बेड का अलग से आईपीडी टावर बनने की कोशिश की। साथ में एक प्रयास किया गया था आरयूएचएस को रिम्स में तब्दील करने के लिए, तो उसको स्ट्रेंथिंग करने के लिए प्रयास किया गया कि वहाँ पर भी पीडियाट्रिक की एक पूरी यूनिट जो है वो स्थापित की जाए, तो उसके लिए बड़ी घोषणा की गई है। मोक्ष वाहिनी योजना, आप देखिए जब किसी परिवार में किसी की डेथ हो जाती है, शव अस्पताल से जब घर जाता है, तो एक बहुत बड़ी एक चुनौती रहती है कि उसको ससम्मान तरीके से घर तक पहुंचाया जाए। एक बड़ी घोषणा की गई है मोक्ष वाहिनी योजना, जो कि सरकार की एक संवेदनशीलता का परिचय है कि एक शव जो है निःशुल्क घर तक पहुंचेगा, उसके लिए सरकार प्रयास करेगी। उसके अलावा राज सुरक्षा योजना, आप देखिए कई लोग ऐसे होते हैं जो अननोन स्थिति के अंदर अस्पताल में पहुंचते हैं, उनको इलाज नहीं मिल पाता है, उनके लिए जो योजना है, कई जो योजनाएं चल रही है उन योजनाओं में कवर नहीं हो पाता है, उनके लिए राज सुरक्षा योजना का अलग से प्रावधान किया गया है कि वो योजना शुरू की जाए, जिससे कि उनको बेहतर से बेहतर इलाज मिल सके और किसी सरकारी प्रक्रिया में वो अड़चनों में नहीं फंसे, इसके लिए योजना घोषणा की गई। इसके अलावा बात करें राजमेश के कॉलेज जो है, राजमेश के कॉलेज है, उनके लिए बड़ी घोषणा की गई, उनको सबको स्ट्रेंथनिंग करने के लिए उन बजट का प्रावधान किया गया। साथ में सबसे बड़ी बात ये कोशिश की गई है कि कम बजट खर्च हो, लेकिन साथ में बेहतर से बेहतर सुविधाएं जो हो वो सुनिश्चित की जा सके, इसके लिए इस सेक्टर को पूरा फोकस करते हुए बजट निर्धारित किया गया है। जी बिल्कुल। अब बजट आया है तो कह रहे हैं कि किसानों की मौज हो गई है, क्योंकि ब्याज की बात और ब्याज मुक्त लोन की बात कही गई है। अब कैसे ख्याल रखा गया है बजट में किसानों का? देखिए, किसान प्रदेश का सबसे बड़ा तबका है, और इस कृषि बजट में पिछले बजट से 7.59% की बढ़ोतरी की गई है, तो कहीं ना कहीं किसानों को साधने की कोशिश की गई है, और ये बजट में दिखा भी है। शिखा देखिए, सीधे तौर पर 2 दर्जन बड़ी घोषणाएं की गई हैं जो किसानों को सीधा लाभ देंगी, 1 वर्ष में उन्हें योजनाओं का लाभ मिलेगा। उनकी बात करें तो सीधे तौर पे देखिए, किसानों को 25,000 करोड़ का ब्याज मुक्त लोन मिलेगा, 4,000 किसानों को 200 करोड़ का अनुदान मिलेगा, दनल तिलक की 70,000 प्रदर्शनी का आयोजन होगा, खारे पानी की उपलब्धता वाले क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है कि सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध होगी। और एक बड़ी बात ये थी, देखिए लगातार बात आ रही थी कृषि विश्वविद्यालयों में पद खाली हैं, इसलिए केवल आमूलचूल ढांचे में परिवर्तन नहीं, शिक्षा में भी परिवर्तन होना चाहिए। कृषि विश्वविद्यालयों में 447 पदों की चरणबद्ध रूप से भर्ती हो सकेगी। कृषि संयंत्रों पर 160 करोड़ का अनुदान मिलेगा, 36,000 डिग्गियों के लिए 500 करोड़ से अधिक का अनुदान मिलेगा, 50,000 किसानों को तारबंदी का अनुदान मिलेगा। सामुदायिक तारबंदी से जो पहले 10 की संख्या थी उसे घटाकर 7 किया गया है। अब यहाँ बात करते हैं किसानों को सीधे तौर पर किसान सम्मान निधि का इंतजार था, जो संभवतः हो सकता है कि मुख्यमंत्री बजट बहस के बाद जब अपना रिप्लाई देंगे उसमें आ सकता है। किसानों को उम्मीद थी कि रबी की फसल बेहतर हो रही है, तो पिछले साल जब किसानों को गेहूं के एमएसपी पर बोनस दिया गया था 150 रुपये प्रति क्विंटल, उसका भी किसानों को इंतजार है। कुछ मुद्दे हैं जो पूरे नहीं हो पाए, इंतजार हमेशा बना रहता है, लेकिन किसानों को इस बात से खुशी है कि 2 दर्जन बड़ी घोषणाओं का सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं सिंचाई की, तो देखिए शेखावाटी की जो 30 साल पुरानी मांग थी यमुना जल समझौते के बाद से, किसानों को आज थी कि बजट में कुछ नहीं मिल रहा। अब इस 32,000 करोड़ की योजना का अलाइनमेंट फाइनल हो गया है, जिसका लाभ इस वर्ष दिखाई देगा, क्योंकि देखिए हथनी कुंड से आसियाबाद तक 300 किलोमीटर में लाइन डाली जानी है, और राजस्थान अपने हिस्से का काफ़ी काम कर चुका है। भैया हरियाणा ने जब हरी झंडी दिखा दी है तो शेखावाटी में 1 साल में बेहतर काम दिखाई देगा, यानी धरातल पर काम शुरू होने के बाद आस और उम्मीद आगे जग जाती है। इसके अलावा देखेंगे आप, सिंचाई परियोजनाओं के लिए 11,500 करोड़ का प्रावधान किया गया, यानी 88 काम होंगे। इस बार बारिश की अधिकता रही, पिछले 2 साल से अच्छी मानसून मेहर बरसा रहा है, ऐसे में बांधों, एनीकट और तालाबों की जो स्थिति थी उनको भी बेहतर करने के लिए 11,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा देखेंगे आप, पंचायती राज संस्थाओं से जो 3200 बांध वापस जल संसाधन विभाग को मिले थे, उनका भी चरणबद्ध रूप से जीर्णोद्धार किया जाएगा। पहले चरण में 200 बांधों को लिया गया ताकि करीब करीब 3 लाख किसानों को सीधे तौर पर उन छोटे बांधों से सिंचाई का पानी मिल सके। तो सिंचाई के लिए बेहतर काम किया गया और किसानों की
आज पूरी करने के लिए बजट में कुछ ना कुछ दिया है, ताकि किसान यह महसूस नहीं कर सके कि पिछले बजट से कम मिला है, क्योंकि 7.59% की बढ़ोतरी बेहतर परिणाम साबित करेगी। तो कृषि और जल संसाधन सेक्टर को क्या मिला है, हमें सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट विनोद सिंह चौहान ने बताया। अब हमारे साथ सहयोगी दिनेश कसारा भी हैं। दिनेश जी, पशुपालन सेक्टर के लिए क्या आया है, क्योंकि पशु बीमा का भी विस्तार किया गया है, जो राशि थी उसे बढ़ाया गया, और क्या कुछ है? देखिए, बड़ा वर्ग है राजस्थान में, कृषि के साथ पशुपालन भी मुख्य रूप से साथ साथ चलता है। तो ऐसे में 62% आबादी है ग्रामीण क्षेत्र की, वो पशुपालन से जुड़ी हुई है। और ऐसे में पशुपालन के लिए कोई बड़ी घोषणा आज इस बजट में नहीं है, लेकिन पशु चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार खासतौर पर किया गया है। 200 पशु चिकित्सा उपकेंद्र जो नई ग्राम पंचायतें बनी है, जो 3000 पशुधन की जो आबादी है, वहाँ पर पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोलने की घोषणा की गई है। 200 उपकेंद्र वहाँ पर खोले जाएंगे। इसके अलावा इन उपकेंद्रों को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने की घोषणा की गई है। 25 पशु चिकित्सा केंद्र चिकित्सालय हैं, उनमें क्रमोन्नत करने की घोषणा की गई है। इसके अलावा 50 पशु चिकित्सालयों को प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नयन की घोषणा की गई है। और 15 जो हैं बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नयन के भवन निर्माण के लिए 15 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पशुपालन विभाग में ये महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई हैं। लेकिन इसके साथ साथ चूंकि पशुपालन के साथ डेयरी एक बहुत बड़ा सेक्टर है, और डेयरी में बहुत महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है। पिछले दिनों ही एक कॉर्पस फंड का गठन राज्य सरकार की ओर से अनुमति दी गई थी। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की ओर से इसे संचालित किया जाएगा, और इस फंड में जो 1000 करोड़ रुपए की राशि रखी गई थी, उसे आज बजट में बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपए करने की घोषणा की गई है। इसके माध्यम से राजस्थान में डेयरी सेक्टर में जो डेयरी प्लांट्स हैं उनके सुदृढ़ीकरण का कार्य होगा, विस्तारीकरण का कार्य होगा, आधुनिकीकरण का कार्य होगा। इससे राजस्थान में वर्तमान में जो कैपेसिटी है डेयरी प्लांट्स की 50 लाख लीटर प्रतिदिन दुग्ध प्रसंस्करण की, उसे बढ़ाकर विजन 2047 के अनुसार इसे 200 लाख लीटर करने की जो है वो लक्ष्य रखा गया है। तो इसके अनुसार जहां भी राजस्थान में 24 डेयरी संघ हैं, उन संघों में ये तमाम जो कार्य हैं इस फंड के माध्यम से होंगे। और मुख्यमंत्री दुग्ध संबल योजना है, उसका भी लगातार चूंकि पिछले वर्षों से चल रही है, 5 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से पशुपालकों को, इसका दुग्ध उत्पादकों को दिया जा रहा है। तो ऐसे में 700 करोड़ रुपए आगामी वित्तीय वर्ष के लिए इसका भी प्रोविजन इस बजट में किया गया है। ठीक है, तो हम लगातार फर्स्ट इंडिया पर क्विक रिएक्शन ले रहे हैं। हमारे साथ एसोसिएटर अभिषेक श्रीवास्तव भी हैं। अभिषेक जी, कहा जाता है कि राज्य का विकास करना है तो शहरी विकास उसकी एक पूर्व शर्त है। शहरी विकास के लिए क्या ख्याल रखा गया है और क्या क्या प्रमुख बिंदु इसके? देखिए शिखा, पहले तो मैं ये बता दूं कि कल जब अपने फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की तरफ से जो बजट परिचर्चा आयोजित की गई थी, तो उसमें बजट से क्या उम्मीद है उसको लेकर चर्चा की गई थी। और फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की तरफ से भी बताया गया था कि शहरी विकास को लेकर, खासकर जयपुर को लेकर क्या बड़ी घोषणाएं संभावित है। जो बताया गया उसमें से अधिकतर घोषणाएं आज बजट में की गई हैं। जैसे बात करें जयपुर में अजमेर रोड पर पुरानी चुंगी पे अंडरपास का निर्माण की बात करें, या फिर हम कालवाड़ रोड पर मास्टर ड्रेनेज वर्क जो 100 करोड़ का उसकी घोषणा की गई है। सांगानेर कॉन्स्टिट्यूंसी में 258 करोड़ के ड्रेनेज प्रोजेक्ट की बात की गई है। इसी तरह अरण्य भवन से लेकर जगतपुरा आरओबी तक 560 करोड़ के एलिवेटेड रोड की यहाँ बात की गई है। जयपुर शहर में यातायात सुधार पर 30 करोड़ रुपये खर्च हो गई, ये कल बताया था और आज इसकी घोषणा हुई है। इसी तरह जो मालवीय नगर में जो पार्किंग का है निर्माण, उस पर 40 करोड़ रुपये की घोषणा की गई है। इसी तरह वैशाली नगर के विकास की भी घोषणा करिए। तो ये जो कल बताए गए थे उनमें से अधिकतर जो कल संभावना जताई गई थी, अधिकतर घोषणाएं आज बजट में की गई है। इसके अलावा शिखा मैं बताऊं कि जो बजट में जो फोकस किया गया शहरों में जो सबसे बड़ी समस्या है, जो यातायात जाम है, उसको लेकर फोकस किया गया और इसके लिए 2325 करोड़ रुपए बजट में घोषणा की गई है। इसमें से केवल जो 1000 करोड़ रुपए है वो अकेले जयपुर में खर्च होंगे। उसमें ITMS मतलब इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें कैमरे लगेंगे और ऑनलाइन चालान होंगे। तो ITMS सिस्टम लागू करेंगे। एक अर्बन मोबिलिटी ऐप रहेगा कि शहर में अगर व्यक्ति अपने घर से बाहर निकलता है तो उसको पता रहेगा कि किस शहर में कहाँ जाम है, कहाँ पार्किंग स्थल है, पास में बस स्टैंड कहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, मेट्रो का जो स्टेशन है वो कितनी दूर है। तो इस तरह से अर्बन मोबिलिटी ऐप बनेगा। सड़क और चौराहे का सुधार की सड़क पर रुकना नहीं पड़े, जो ट्रैफिक सिग्नल है वो सिग्नल फ्री किस तरह से किया है। तो इन तमाम कार्यों में 2350 करोड़ रुपए खर्च होंगे और अकेले जयपुर में 1000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। दूसरी बड़ी बात यह है कि ड्रेनेज कार्य, क्योंकि जिस तरह से शहरीकरण बढ़ रहा है तो एक बड़ी समस्या ये आ रही है कि जो ड्रेनेज की प्रॉब्लम है, जरा सी बारिश होती है और
जो है पानी भर जाता है, तो उसके लिए भी घोषणा की गई। जैसे जयपुर में 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, अजमेर में 200 करोड़ रुपए खर्च होंगे और अन्य शहर में 320 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तीसरी बड़ी घोषणा यह है कि कई निकाय, जो छोटे निकाय हैं, उनको जब केंद्र से अमृत योजना में फंड मिलता है काम, तो उनको अपने हिस्से की कुछ राशि देनी पड़ती है, उसके लिए उनके पास पैसा नहीं है, तो उसके लिए राज सेतु फंड की स्थापना की गई है, ताकि जो आर्थिक दृष्टि से जो कमजोर निकाय हैं उनको इस फंड से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा सके। इसके अलावा जो 100 निकाय, उनमें भी जन सुविधा केंद्र विकसित किए जाएंगे और जो नगर पालिका नहीं बनी उनके भवनों का निर्माण होगा। बड़ी बात इसमें यह भी है कि जो ठोस कचरा प्रबंधन नीति है उसको भी लागू करने की घोषणा की गई है और उसमें यह भी, इसके अलावा यह भी कहा गया है जो बीपीएल परिवार हैं, जो 5 लाख बीपीएल परिवार है, उनको फ्री में 2 कचरा पात्र उपलब्ध कराए जाएंगे। हर बीपीएल परिवार को 2 कचरा पात्र मिलेंगे ताकि वो गीले और सूखे कचरे का अलग अलग पृथक्करण कर सके। तो अब ओवरऑल अगर देखें तो शहरी विकास को लेकर काफी फोकस किया गया है और जो शहरी लोगों की जो बेसिक समस्या हैं उनको, उनके निस्तारण की, उनके निराकरण की इसमें बात की गई है। जी, यानी कि कहा कि शहरी विकास पर फोकस रहा, नीतियां इसके लिए लाई गई हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एसोसिएटर विमल कोठारी जी भी। विमल जी, एमनेस्टी योजनाओं की तो छप्पड़फाड़ बारिश हो चुकी है, बताइएगा कैसे करदाताओं को राहत मिली है, शुल्क, तमाम जो टर्म्स हैं वो भी आप समझाइएगा। देखिए शिखा जी, जहाँ तक एमनेस्टी योजनाओं की बात करें, वेट एमनेस्टी योजना की इस बार भी सरकार ने दोबारा रिपीट किया है। इस योजना के अंदर 1 करोड़ रुपए तक के अगर जो विवादित मामले हैं उस पर 50 लाख रुपए तक अगर कोई जमा कराता है तो उसको फिर ब्याज और जुर्माने में राहत दी जाएगी। इसके अलावा इस पूरी जो बजट घोषणाएं हैं उसमें खास बात यह है कि वेट के अलावा कृषि विपणन, भूमि कर, परिवहन और खनन से संबंधित जो मामले लंबित पड़े हुए हैं उन मामलों को निपटाने के लिए एमनेस्टी योजनाएं लाई गई है। इन सभी योजनाओं की अपनी अपनी खूबियाँ हैं। जो एक सर्टेन अमाउंट तक जमा कराएगा उसको इंटरेस्ट और पेनल्टी में राहत मिलेगी। एक सबसे खास बात जो इस बजट की है वो मैं ज़रूर बताना चाहूँगा दर्शकों को, जिसमें ये है कि पिछली सरकार के अंतिम वर्ष की तुलना में 41.39% इस बार राजस्थान की अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ा है। 21,52,100 करोड़ रुपया राजस्थान की अनुमानित अर्थव्यवस्था मानी जा रही है। प्रति व्यक्ति आय की बात करें जो 1,67,000 रुपये से बढ़ के 2,02,349 रुपये के आसपास पहुंच चुकी है। जहाँ तक इस बजट की और अन्य खूबियों की बात करें उसमें एक स्पेशल चीज़ ये है कि डेस्टिनेशन फॉर इंडस्ट्री करके सरकार ने अपनी मंशा जाहिर की है, जिसमें राजस्थान में औद्योगिक विकास और निवेश की बात की गई है। सिंगल विंडो 2.0 लाने की वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने घोषणा की है, जिसका असर ये होगा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर सारे जो एप्लीकेशंस होंगे उन एप्लीकेशंस को वॉच किया जा सकेगा। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिससे इंडस्ट्रियलाइजेशन का और नए निवेश को आकर्षित करने की इसमें कोशिश करने का प्रयास किया है। ठीक है, तो यानी कि कोशिश यही की गई है कि राहत भी हो, घोषणाओं की बौछार भी हो, योजनाओं